इस वीडियो में समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरणों की स्थापना करते हैं। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग और प्लस होता है 2as। अब यहाँ पर इनके मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, v का मतलब होता है वस्तु का अंतिम वेग, u का मतलब होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, a का मतलब होता है वस्तु का त्वरण। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, a वस्तु का क्या है, त्वरण है, और त्वरण जो है वो एक समान है, त्वरण परिवर्तित नहीं है। एक समान त्वरण के लिए तीनों गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। t वस्तु का होता है समय, s का मतलब होता है वस्तु का विस्थापन, ठीक है। v, u, a, t और s में संबंधित दर्शाने वाले समीकरण को यहाँ पर गति के समीकरण कहते हैं। समाकलन विधि से गति के प्रथम समीकरण की स्थापना करते हैं। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है और किसी क्षण पर उसका जो वेग है वो v है। तब देखिए, त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं, a से, और त्वरण बराबर क्या होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन और बटे होता है समय। यदि वस्तु के वेग में कम परिवर्तन हो रहा है तब हम इसको लिख सकते हैं dv/dt, ठीक है। सूक्ष्म परिवर्तन के लिए यहाँ डेल्टा हटा के dv/dt लिख सकते हैं। या dv के बराबर करेंगे तो dv इक्वल कितना हो जाएगा, a और हो जाएगा ये dt, ठीक है ना। dt का a में गुणा कर दिया है, त्रिय गुणा किया है, तब ये हो जाएगा a dt। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखिए, एक वस्तु है और इस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो है स्मॉल u, और मान लेते हैं जो समय है वो t बराबर है 0। समय t बराबर 0 पर इस वस्तु का वेग कितना है, u है। इसके बाद वस्तु t समय लेती है और इस वस्तु का जो वेग है वो u से बढ़ के कितना हो जाता है, v हो जाता है, और समय हो जाता है t, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग था u, फिर वस्तु ने कुछ समय लिया और t समय लेने के बाद जो वस्तु का अब वेग है वो कितना हो गया, v। तब समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो समीकरण 1 का दोनों साइड हम समाकलन कर देते हैं। तो ये समाकलन का साइन लगा दिया, चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया dv, यहाँ पर भी हमने समाकलन का चिन्ह लगा दिया और यहाँ लिख दिया a dt। अब यहाँ पर देखिए, dv की लिमिट रख देते हैं। तो पहले वस्तु का वेग कितना था, u, तो यहाँ पर हम रख देंगे u। फिर जब वस्तु ने t समय लिया था तो उसका जो वेग था क्या हो गया, v। यहाँ पर देखिए वेग है तो वेग की लिमिट रख देते हैं, यहाँ पर समय है तो समय की लिमिट रख देते हैं। तो सबसे पहले समय कितना था, 0, तो यहाँ पर 0 रख दिया। फिर समय कितना लिया, t, तो यहाँ पर रख देते हैं t। अब देखिए, समाकलन का एक सूत्र होता है, समाकलन dx इक्वल होता है x। तो यहाँ पर ये हम सूत्र लगाएंगे तो dv का क्या हो जाएगा, v, तो ये v लगा दिया। अब लिमिट क्या है, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, तो लोअर लिमिट है क्या, u, तो u रख दिया, और अपर लिमिट क्या है, v, तो v लग दिया, इक्वल। अब यहाँ पर देखिए a क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, तो जो अचर राशि रहती है उसको समाकलन के चिन्ह के बाहर रख देते हैं, तो a को कर दिया बाहर। अब यहाँ पर देखिए dt का t हो जाएगा, जब dx का x है तो dt का t। अब लिमिट रख देते हैं, लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट क्या है, t, ठीक है। अब इसके बाद v पर अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर जो भी लिमिट होती है वो यहाँ पर रख देते हैं। तो अपर लिमिट क्या है, v, तो यहाँ पे आ जाएगा v। फिर दो लिमिट के बीच में माइनस आता है तो माइनस, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट, यहाँ पर जो भी राशि रहती है वो हट जाती है और ये नीचे वाली जो लिमिट है यहाँ पर आ जाएगी, तो v माइनस u हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a, यहाँ पर फिर रखते हैं अपर लिमिट, तो ये है t, फिर माइनस t पर क्या रखेंगे, 0,
अब आगे देखिए यहाँ पर कितना बचेगा v माइनस यू, और यहाँ पर कितना बचेगा 80। या फिर इसको आगे लिख सकते हैं v इक्वल u माइनस यू का पक्षांतर कर दें तो इस साइड आगे ये प्लस का हो जाएगा और प्लस 80। तो ये समाकलन विधि से गति का प्रथम समीकरण है। अब समाकलन विधि से गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना करते हैं। इसके लिए वेग के सूत्र का उपयोग करते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन और बटे होता है समय। ठीक है ना। यहाँ dx का मतलब है विस्थापन, dt का मतलब समय है और v का मतलब है वेग। अब इसको dx के बराबर कर देते हैं, तब ये dx बराबर कितना हो जाएगा? v, फिर हो जाएगा dt। अब देखिए, परंतु गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस 80। यह भी हमने सिद्ध किया था, इसको बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण। तो यहाँ पर ये जो v की वैल्यू है वो यहाँ पर रख देते हैं, तब ये हो जाएगा dx इक्वल u प्लस 80 और फिर कितना है? dt। ठीक है। आगे चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं dx इक्वल u dt और प्लस हो जाएगा 80 dt। अब यहाँ पर देखिए, एक वस्तु है और इस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? u है। समय t बराबर कितना है? 0 है। और इस समय पर इस वस्तु का जो विस्थापन है वो कितना है? 0। अब वस्तु ने क्या किया? कुछ टाइम लिया। ठीक है, मानते हैं वस्तु ने समय लिया t। इस समय पर जो वस्तु का वेग है वो u से बदलकर हो गया v, और इस समय पर जो वस्तु का विस्थापन है वो कितना है? s। इसको देते हैं समीकरण 1 और इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर कितना है? dx। अब यहाँ पर देखिए, dx का मतलब क्या है? विस्थापन। तो पहले वस्तु का विस्थापन कितना है? 0, तो 0 लिमिट रख देते हैं। फिर वस्तु ने t समय लिया था और इस समय पर जो विस्थापन था वो s था, तो यहाँ पर s रख देते हैं इक्वल। अब इस साइड भी समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन क्या हो जाएगा? t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो t बराबर कितना है? 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर कितना हो जाएगा? t, यहाँ पे कितना हो जाएगा? u dt प्लस यहाँ पे भी समय की लिमिट आ जाएगी 0 to t at dt। अब आगे देखिए, समाकलन का जो सूत्र होता है dx इक्वल कितना होता है? x। तब यहाँ पे dx का क्या हो जाएगा? x, तो ये x लिख दिया। अब लिमिट रख दीजिए, लिमिट क्या है? 0 to s इक्वल, यहाँ पर देखिए u क्या है? कांस्टेंट, तो इसको समाकलन के चिन्ह के बाहर किया। अब यहाँ पर समाकलन का चिन्ह 0 to t और यहाँ पे हो जाएगा dt प्लस यहाँ पर a कांस्टेंट है तो a को समाकलन के चिन्ह के बाहर रखा। यहाँ पर लिमिट 0 to t और यहाँ पे कितना हो जाएगा? t dt। अब x पर लिमिट रख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट आएगी तो ये s, फिर दो लिमिट के बीच में माइनस, लोअर लिमिट क्या है? 0, तो यहाँ पर रख दिया 0। ठीक है, यहाँ पर जो भी राशि होती है उस पर ये बारी बारी से लिमिट आ जाती है। पहले अपर लिमिट आती है, फिर माइनस लगता है, फिर लोअर लिमिट आ जाती है इक्वल। यहाँ पे कितना है? u। अब यहाँ पर dt का क्या हो जाएगा? t, लिमिट 0 to t प्लस यहाँ पर कितना है? a। अब देखिए, समाकलन का एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx इक्वल होता है x to the power n plus 1 और अपॉन होता है n plus 1। ये सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर 1 की पावर मान लेते हैं। तब देखिए हो जाएगा ये t to the power 1 plus 1 और अपॉन हो जाएगा 1 plus 1 और लिमिट 0 to t। अब आगे देखिए, s माइनस 0 क्या बचेगा? s इक्वल, यहाँ पर बचेगा u, लिमिट रख देते हैं। यहाँ पर t पर आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा t to the power 2
अपॉन 2 और लिमिट 0 to t। या फिर कितना हो जाएगा, s बराबर यहाँ बचेगा ut प्लस a। अब यहाँ पर देखिए लिमिट रख देते हैं, तो ये हो जाएगा सबसे पहले अपर लिमिट, सो हो जाएगा ये t² अपॉन 2, फिर दो लिमिट के बीच में माइनस, अब t पे क्या आ जाएगी लोअर लिमिट, सो 0 का स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 2। अब आगे देखिए s बराबर, अब यहाँ पर कितना है ut प्लस a। अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए ज़रा कितना है t² अपॉन 2 और माइनस क्या हो जाएगा 0। या फिर s बराबर ut प्लस, अब 2 को आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 at²। ये क्या है, गति का दूसरा समीकरण जो कि हमने समाकलन विधि से प्राप्त किया है।